हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, और इसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत बुक का सहारा लिया है। उसके हमने पहले प्रॉपर नोट्स बनाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ही सारा डिटेल एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ था और किसी को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। पर मुझे पूरा भरोसा, अगर आप ये वीडियो पूरा शिद्दत से देखते हैं, 2-4 बार करके रिवाइज करते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सब में आपके पॉलिटी में अच्छे नंबर आएंगे। और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, तो इसमें कंटिन्यूस क्लास आएंगी, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर है। एम लक्ष्मीकांत अपने आप में यूनिक बुक है, सबके लिए काम आएगी। तो पहले देखते हैं हम परिचय या सामान्य पृष्ठभूमि। तो संविधान के भाग 3 में, इससे पहले की वीडियो क्लासेज मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप देख सकते हैं। तो संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 35 तक क्या अपना मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो 12 से लेकर 35 या 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट्स अधिकारों का विधेयक से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। तो सिंपल याद रखें कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। अब महत्वपूर्ण परिचय तथ्य आता है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पहला लिखित प्रपत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 12 से 15 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। तो उसी के इंटेंशन से इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, आम जनता के लिए अधिकार दिए गए हैं। तो अब देखते हैं इनका उद्देश्य या दर्शन का क्या रहा है मूल अधिकारों का। तो राजनीतिक लोकतंत्र, मूल अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करते हैं, तानाशाही पर रोक लगाते हैं कि ये अधिकार राज्यों के कठोर नियमों, विधानमंडल के तानाशाही पूर्ण कानूनों के क्रियान्वयन पर क्या मर्यादा लगाते हैं। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसका मुख्य उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। सर्वांगीण विकास, ये व्यक्ति के सर्वांगीण मतलब 4 तरह के विकास होते हैं। बौद्धिक, एक होता है भौतिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा नैतिक, चौथा होता है आध्यात्मिक विकास। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हम उसको ही थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, और सब चीज़ को हम जल्दी जल्दी स्किप करते हुए चलेंगे। मूल अधिकारों की मूल संख्या कितनी थी और उसमें फिर बाद में परिवर्तन हुआ, वो हम देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार कितने थे मूल रूप से संविधान में, तो हम 7 याद रखने हैं। और बाद में क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया जो अनुच्छेद 31 में था। तो अब कितने हैं, वर्तमान में पूछा जाए तो 6 से हैं। तो पहले कितने थे, 7 थे। तो इसमें हम देखते हैं, पहला आता है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार होता है आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार होता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है अनुच्छेद 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होता है 29-30 में। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो अभी हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है अनुच्छेद 32 में। तो हमने देख लिया, ये क्या ओवरव्यू है। अब इनका हम डिटेलिंग से पढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब पेज 2 में देखते हैं हम। सबसे पहले तो संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा और डिटेल से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 4+4 में ट्रिक्स बताया था, 8 हो जाता है, तो 78 आपको याद रख लेना है। इसमें क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 3 से का या आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है जो आर्टिकल 3 से का या 3 से ए में मिलता है। वर्तमान में स्थिति, भारत में कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 हैं। प्रारंभ में कितने थे, 7। तो अब देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषता क्या क्या है। एम लक्ष्मीकांत के अनुसार मूल अधिकारों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं जो बताई गई हैं उसको हम देखते हैं पहले। तो पहली बात, तो मूल अधिकार सभी को प्राप्त हैं, ये आपको समझना है। तो देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो नागरिक होते हैं जो भारत में रहते हैं, जिन्होंने भारत की नागरिकता ली है। दूसरे होते हैं विदेशी, मतलब फॉरेन लोग आते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं हम। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी हों, सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो केवल नागरिकों हेतु प्राप्त अधिकार, तो केवल नागरिकों हेतु प्राप्त अधिकारों को हम देखते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30,
इसको आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, फिर 19, फिर 29, 30। अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त हैं, जिसमें नागरिक और विदेशी दोनों ही के लिए होते हैं। तो इसके अलावा जो भी बच जाते हैं, इसका ट्रिक्स ये रख सकते हैं हम कि केवल नागरिकों के हेतु प्राप्त अधिकारों को याद रख लें, इसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो सभी को प्राप्त हैं। पर एक बात को याद रखना है कि ये शत्रु देश के नागरिकों को छोड़ कर हैं। तो केवल नागरिकों हेतु प्राप्त कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। और सभी के लिए प्राप्त हैं 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। पर यह शत्रु देश के नागरिकों के लिए नहीं है। अब कुछ सामान्य क्वेश्चन आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट असीमित हैं? तो इसमें हमको याद रखना है कि ये असीमित नहीं है, बल्कि ये सीमित हैं। मूल अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं है। राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध उचित है या नहीं है, इसका निर्णय न्यायपालिका करती है। इस प्रकार ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन कायम रखते हैं। क्या ये न्यायोचित या वाद योग्य हैं, इसको हमको देखना है। तो मूल अधिकार न्यायोचित हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे अदालत, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक या गारंटी दाता बनाता है। ये आपको याद रखना है। क्या ये स्थायी हैं? तो ये स्थायी नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार स्थायी या अमर नहीं है। संसद संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 3 से 68 के माध्यम से इनमें कटौती कर सकती है या इन्हें समाप्त भी कर सकती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इन्हें साधारण विधेयक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक 3 से 68 के तहत ही लाना पड़ेगा। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे की क्षति नहीं पहुंचा सकती, ये बोला गया था केशवानंद भारती मामले में 1973 में। तो मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा संसद मूल अधिकारों को कटौती भी कर सकती है या पूर्णतः समाप्त भी कर सकती है। अब हमको देखना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या नेशनल इमरजेंसी लगता है तो कौन कौन से मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण अपवाद हैं। अनुच्छेद 20-21 को दिए गए अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में आता है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है उन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक तरह से कहें कि इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 19 है, इसमें हमें ये देखना है कि दिए गए 6 अधिकारों को छोड़कर दिए गए 6 अधिकारों को केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। तो आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार हमको दिए गए हैं, जो फ्रीडम है, स्पीच है, तो उसके तहत जो भी 6 अधिकार हमको आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए जाते हैं वो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। उनको युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, लेकिन देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह होता है उसके आधार पर नहीं किया जाएगा। ये बोला गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो याद रखना है, आर्टिकल 20-21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 19 है उसके जो 6 अधिकार हैं उनको अगर बाहरी युद्ध होता है तो निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल कोई युद्ध या इमरजेंसी होती है तो नहीं किया जा सकता। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में बोला गया। अब हम इनको क्रम से शुरू से ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 12। तो इसमें क्या बोला गया है कि राज्य की परिभाषा और मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। आर्टिकल 12-13 इन दोनों में को हम अभी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 12 देखते हैं, उसमें क्या है, राज्य की परिभाषा। तो अब हम आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसको देखते हैं। भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं। तो राज्य के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? एक तो केंद्र की सरकार प्लस संसद, भारत की सरकार और संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो इनको क्या है, शामिल किया गया है। दूसरा आता है राज्य सरकार एवं विधानमंडल। तो उसमें देखेंगे हम कि राज्य की सरकार और विधानमंडल को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया। और इसके अलावा आता है सभी स्थानीय प्राधिकारी जो भी हैं, जिसमें नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास वगैरह जो भी आते हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। या फिर अन्य प्राधिकारी जैसे वैधानिक और गैर वैधानिक संस्था हैं जिसके अंतर्गत आती है, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, गेल है, इनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब कोई निजी इकाई, ये प्रश्न मोस्ट है, एक बार UPSC में भी आया था। तो निजी इकाई
ऐसी कोई भी निजी संस्था या निकाय जो राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, चाहे वो निजी ही है, फिर भी उसको राज्य के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 12 में यही चीज़ बताएगी कि राज्य के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। एक तो केंद्र सरकार प्लस संसद, एक राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी और एक निजी इकाई जो राज्य के रूप में कार्य करे। तो आर्टिकल 13 में हम देखते हैं, तो आर्टिकल 13 में क्या होता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। तो अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत उनका जो भी विधियाँ होंगी उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियाँ शून्य होंगी। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियाँ क्या हो जाएंगी, शून्य। जैसे मूल अधिकारों के जो असंगत है या फिर उनका मूल अधिकारों को कम कर रही है, तो ऐसी जितनी भी विधियाँ बनती हैं वो शून्य हो जाएंगी। यदि अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है, तो यही अनुच्छेद क्या करता है, न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधि का न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि वो मूल अधिकारों से असंगत तो नहीं है, इस चीज़ को याद रखते हुए। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 13 के तहत विधि का दायरा, कि मतलब विधि किस किस को रखा जाता है। तो एक तो स्थायी विधियाँ होती है जो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम जितने भी आते हैं। एक अस्थायी विधि होती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जब क्या है संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जितने भी पारित करते हैं वो भी विधि के अंतर्गत आते हैं। एक प्रत्यायोजित विधान होते हैं जिसके अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना वगैरह आती हैं। या फिर कोई विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा है जो प्राचीन काल से चले आ रही है और आज भी वो विधि का बल रखती है, विधि की तरह उसको मान्यता है, वैलिड है, तो उसे भी विधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी क्या है, अगर मूल अधिकार से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण कर रही है तो इनको शून्य किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। अब संविधान संशोधन, केशवानंद भारती मामले 1973 के अनुसार संविधान संशोधन भी एक विधि है और यदि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। कि आप कोई मतलब संसद संविधान संशोधन करती है और वो मूल अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन करता है, तो उसे भी अमान्य घोषित किया जा सकता है। अब इसके आगे हम देखेंगे तो आर्टिकल फिर आता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 14 पहले, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, हम दोनों को ही समझेंगे। तो इसका मूल सार होता है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो अब इसमें दोनों को देखते हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो इनमें से उत्पत्ति देखते हैं, तो विधि के समक्ष समता है उसकी उत्पत्ति होती है ब्रिटिश से और विधियों का समान संरक्षण वो लिया गया अमेरिका संविधान से। तो इनकी प्रकृति देखते हैं, विधि के समक्ष समता है नकारात्मक और विधि का समान संरक्षण है सकारात्मक। मूल अर्थ देखते हैं, विधि के समक्ष समता का मूल अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का ना होना, सब पर साधारण कानून समान रूप से लागू होना, कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं। और विधियों का समान संरक्षण को देखते हैं हम, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान लोगों के लिए समान कानून। तो इसका मतलब यह है कि एक क्राइम दो लोगों ने किया है पर उनकी परिस्थिति अलग अलग होती है तो उनके साथ अलग अलग भी न्याय हो सकता है। तो ये सकारात्मक है, मतलब कि परिस्थितियों को भी मायने रखता है। और विधि के समक्ष समता में क्या होता है कि सभी पर समान कानून लागू होगा, उसमें परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसको नकारात्मक बोला जाता है। अब अपवाद देखते हैं कि इसके भी अपवाद हैं आर्टिकल 14 के या 14 के, कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष अधिकार है आर्टिकल 361 में कि उनको कार्रवाई मतलब पदावधि के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और दीवानी कार्रवाई भी करनी है तो 2 मंथ का पीरियड लगता है, पहले 2 मंथ पहले सूचित करना पड़ता है। और सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है कि सांसद क्या है अपने संसदीय सत्र में कुछ भी बोलते हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और विधायकों को विशेषाधिकार दिया गया है आर्टिकल 194 के तहत। और विदेशी राजदूत हैं या कूटनीतिज्ञ हैं उनके पास भी कोई भी गिरफ्तारी वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब जाते हैं हम आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 में बोला गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि किसी व्यक्ति राज्य केवल धर्म, मूल, इनको याद रखना, ये 5 आधार हैं। राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये आर्टिकल 15 में के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब है जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश, दुकान, रेस्तरां होते हैं, रेस्टोरेंट,
होटल, कुआं, तालाब, स्नान घाटों के उपयोग में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर मतलब जो सार्वजनिक स्थानों पर जो बनाए गए हैं, जिसमें राज्य का पूर्णतः अंशतः पैसा लगा है, तो उसमें क्या सभी को जाने की अनुमति है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब कुछ अपवाद हैं, हर आर्टिकल के अपने अपने अपवाद हैं। तो इसके अपवाद ये हैं कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है कि महिलाओं को और बच्चों के लिए क्या निःशुल्क शिक्षा और आरक्षण, बच्चों को लेके 6 से 14 वर्ष तक जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, और महिलाओं के लिए क्या आरक्षण है, तो वो भी इसका अपवाद के रूप में आता है। अब आता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे ST SC या OBC है, तो उसके शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान किया गया है। अब इसकी के तहत कि हम देखेंगे EWS जो बनाया था, 1 से 3वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। वो कितना, आर्टिकल 15(6) में। तो ये जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 15। तो ST SC के लिए भी आरक्षण है, और अब EWS के लिए आरक्षण रख दिया है 10% का, 1 से 3वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो इसका आर्टिकल याद रखना है हमें, 15(6) में। तो आर्टिकल 15 के बाद हम देखते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें यह है कि रोजगार दिया जाता है, लोक नियोजन होता है, उसमें क्या अवसर की समता, सभी को समान अधिकार है। फिर भी सब में अपवाद तो होते ही, वो हम देखेंगे। तो इसमें बोला गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के अवसर की समता होगी। ये बोला गया कि सभी नागरिकों को समान अवसर है। तो इसमें भेदभाव के प्रतिबंध आधार बताए गए हैं कि किसी के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान, इसमें 7 आधार हैं। उसमें कितने थे, 5 आर्टिकल 15 में, और आर्टिकल 16 में कितने आधार हैं, 7। ये याद रखना है। 7 आधार कौन कौन से हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास स्थान। इनके आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अपवाद आरक्षण देख लेते हैं कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। आर्टिकल 16(3) में ये बोला गया है कि कोई विशेष रोजगार है जो महाराष्ट्र में मान लो, तो वो महाराष्ट्र का ही व्यक्ति उसको कर सकता है, या फिर राजस्थान का, तो राजस्थान का ही व्यक्ति उसे कर सकता है। राज्य क्या है, पिछड़े वर्ग OBC SC ST को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पदों में क्या आरक्षण दे सकता है, और आरक्षण आज के टाइम पे दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसका अपवाद है आर्टिकल 16(4) में। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे मान लो कोई जैन धर्म का या हिंदू धर्म का या मुस्लिम धर्म का कोई है पूजा स्थल या प्रार्थना स्थल, तो उसमें क्या उसी का धर्म का मतलब प्रार्थना करने वाले लोगों को वो दिया जा सकता है, विशेष पद होता है जैसे पुजारी का या जो भी होता है उनका, तो इसमें दिया जा सकता है। ये अपवाद है, वहाँ पे क्या है, समानता नहीं होगी कि सभी को अवसर की समता है। अब 1 से 3वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, हमने पहला भी देखा था EWS वाला। तो उसमें आर्टिकल 15 में तो हमने देखा था कि मतलब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए है आर्टिकल 15, और ये क्या है, नियोजन के लिए, मतलब रोजगार देने के लिए। तो आर्टिकल 16(6) में क्या बोला गया है कि EWS के लिए सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आपको बोला गया है, तो आपको ये याद रख लेंगे। तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन है, तो 7 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास स्थान। अब अपवाद आते हैं कि निवास की शर्त लगा सकती है, ST SC OBC को पदों में आरक्षण दे सकते हैं, धार्मिक संस्थानों में विशेष व्यक्ति पदाधिकारी होगा। फिर आता है EWS के लिए कितना है, 10% आरक्षण है। अब आर्टिकल देखेंगे 17। तो इसमें क्या, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता शब्द को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका किसी भी रूप आचरण निषिद्ध होगा, कि कोई अस्पृश्यता मतलब भेदभाव नहीं करेगा ऐसे टाइप को। तो संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संसद ने इसे प्रभावी बनाने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट रखा कर दिया गया। यह एक क्या है, निरपेक्ष अधिकार है, ऑब्सोल्यूट अधिकार है। तो आपको याद रखना है कि संविधान में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है, कहीं नहीं किया गया है, ना संविधान में किया गया है, ना ही किसी विधेयक में किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है। संसद ने इसे प्रभावी बनाने के लिए पहले एक अधिनियम बनाया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, लेकिन उसका 1976 में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और ये कैसा है, निरपेक्ष अधिकार है, मतलब इसका उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये सरकार ने व्यवस्था की हुई है। अब देखिए, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता। भविष्य में क्या होता है वो अलग चीज़ है।
तब अगर पॉसिबल हुआ तो हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। पर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सीधे एग्ज़ाम में आएगा। जो भी एम लक्ष्मीकांत का इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर वर्क करके, मैंने हार्ड वर्क करके ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स निकालें। आप मुझ पर भरोसा रखिए, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये होते जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल देखते हैं 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत सिंपल है, नाम से ही दिख रहा है कि क्या होता है कि कोई भी पहले टाइटल्स लगते थे, राजा है, महाराजा है, वो सब क्या बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हर चीज़ का अब बात होता है, राज्य में सेना, मेजर जनरल वगैरह जो होते हैं उनको सेना का उपाधि मिल सकती है, या शैक्षणिक संस्थान की संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी। तो दो तरह की उपाधि दी जा सकती हैं, एक तो राज्य में सेना के लिए और एक विद्या के लिए, एजुकेशन एंड मिलिट्री। आपको ये याद रखना है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, मतलब ना तो भारत देगा ना ही विदेशी राज्य से स्वीकार कर सकता है। अब बात करते हैं भारत रत्न है या पद्म पुरस्कार है, इनके बारे में। तो उच्चतम न्यायालय ने बालाजी राघवन मामला 1996 में निर्णय दिया था ये कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधियाँ नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जिनका प्रयोग नाम के आगे पीछे उपाधि की तरह नहीं किया जा सकता। तो भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आज भी मिलते हैं तो वो कोई उपाधि के अंतर्गत नहीं मिलते हैं, वो ये क्या है, पुरस्कार हैं। और इसका भी उपयोग वो व्यक्ति जिसको मिला है वो अपने नाम के आगे या पीछे नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उससे ये छीन लिया जाएगा, ये इसमें बोला गया है। अब देखते हैं हम आर्टिकल देखते हैं 19 में क्या है, 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा है। हमने पहले पढ़ा था ना, ये जो इंटरनल विद्रोह होता है उसके टाइम पे नहीं, लेकिन बाहरी युद्ध होता है तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को बाधित कर दिया जाता है। तो वो 6 गारंटियों को हम अभी देखते हैं। तो आर्टिकल 19 में केवल भारतीय नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। मूल रूप से 7 थी, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि 19(1)(f) में पहले संपत्ति के संबंध में गारंटी थी, लेकिन अब वर्तमान में उसे हटा दिया गया है। तो देखते हैं वो 6 स्वतंत्रता कौन सी हैं। तो 19(1)(a) बोल लो या 1 बोल लो, बात ये की है। तो 19(1)(a) में क्या दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें युक्त प्रतिबंध सब पे है। तो सबसे फर्स्ट आता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें प्रतिबंध क्या क्या है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकता। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, स्पीच कर सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है, पर क्या क्या नहीं कर सकता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकता है, राज्य की सुरक्षा खराब हो इसके लिए नहीं बोल सकता है, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध का ध्यान रखना है कि हम विदेशी राज्यों के बारे में कुछ गलत बोलने लग जाएं, सार्वजनिक व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, शिष्टाचार और सदाचार का भी ध्यान रखना है, न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, मानहानि नहीं करनी। मानहानि मतलब किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ बोल देना तो वो गलत हो जाता है। अपराध उद्दीपन नहीं करना है, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी जिससे अपराध उद्दीपन हो या अपराध को बढ़ावा मिले। प्रोवोक करना मतलब किसी को भड़काना, तो ये सभी इस पर क्या है, प्रतिबंध है। अब देखते हैं आर्टिकल 19(1)(b) में क्या बोला गया कि शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो इसमें भी प्रतिबंध है, वही है, भारत की संप्रभुता और अखंडता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अब आर्टिकल 19(1)(c) में आता है संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, कि कुछ लोग मिलकर आपस में क्या संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति, संगम बना सकते हैं। प्रतिबंध देखते हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, सदाचार खराब नहीं होने चाहिए। तो आर्टिकल 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति को जोड़ा गया था, क्योंकि अभी आगे देखते हैं 19(1)(d). तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में क्या अबाध संचरण की अवस्था है, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी घूम सकता है, जा सकता है, लेकिन आम जनता के हित में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(1)(e) में के भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, लेकिन वही इस पर प्रतिबंध आम जनता के हित और जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, जैसे नागालैंड, मणिपुर वगैरह, तो उधर साइड में कोई ऐसा ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते बिना परमिशन के। तो 19(1)(g) में कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका, कारोबार करने का अधिकार, ये सभी को है कि कोई भी व्यापार वगैरह कर सकता है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है कि उसमें तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई डॉक्टर का शॉप खोलता है, दुकान खोलता है, अपना क्लिनिक खोलता है, तो उसमें उसके पास डिग्री होनी चाहिए कि वो उसने MBBS किया है। राज्य द्वारा किसी व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली, तो मतलब ये है कि किसी व्यापार का मोनोपोली नहीं करना है।
ये भी है। मोनोपोली का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक कोई ब्रांड आता है किसी चीज़ का और सिर्फ मार्केट में वही ब्रांड रहे, वो दूसरे ब्रांडों को उसमें कंपटीशन ही ना करने दे, अकेला खुद का ही बिजनेस चलते रहे, तो इसके लिए राज्य क्या है, उसको रोकेगा। तो व्यापार करो पर ऐसा मत करो कि प्रतिस्पर्धा ही ख़त्म हो जाए, दूसरा व्यक्ति वो बिजनेस खोल ही ना पाए, उसको दबाव देना या वगैरह, वो सब क्या है, लीगल नहीं है। तो इसमें हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी 6 वो दी गई हैं। तो पहला आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार, कोई वृत्ति व्यापार आजीविका कारोबार करने का अधिकार। अगर आप इसको थोड़ा ट्रिक से याद करना चाहें तो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले क्या किया इंसान ने। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या है स्पीच दिया अच्छा वाला, अभिव्यक्ति दिया खड़े होके, अब उसके स्पीच से क्या लोग प्रभावित हुए, तो क्या सम्मेलन बनने लगा, शस्त्र रहित या शांति रूप से क्या होने लगा, सम्मेलन, लोग जुड़ने लगे, तो क्या बनेगा, सम्मेलन। फिर जब सम्मेलन बन गया तो उन सब ने मिलकर विचार किया कि यार हम मिलके सब एक ग्रुप बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, समिति बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने तीसरे नंबर पर क्या बनाया, समिति। फिर जब समिति बन चुकी है तो फिर वो क्या करेंगे, टूर करेंगे राज्य में, मतलब राज्य क्षेत्र में वो अबाध संचरण करेंगे, मतलब घूमने लग जाएंगे। तो ये चौथा हो जाता है। फिर ये जब घूमने लग जाते हैं तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, हर जगह। जैसे मान लो महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ कुछ रुकने का स्थान, तो वहाँ पर निवास करने या बसने का 5वां हो जाता है। फिर अगर वो निवास और कर रहे हैं, बस रहे हैं, तो उनको आजीविका भी चाहिए, तो उन्हें कोई ना कोई व्यापार भी करना पड़ेगा, तो 6। तो ऐसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने पहले स्पीच दिया, लोग इन्फ्लुएंस हुए तो सम्मेलन बना, फिर उन्होंने ग्रुप बनाया मतलब समिति बनाई, फिर क्या वो घूमने लगे, संचरण करने लगे, फिर वो निवास रह के बसने लगे, फिर उनको पड़ी पैसे की ज़रूरत, तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस शुरू किया या रोज़गार शुरू किया। अब आर्टिकल 20 देखते हैं, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अभियुक्त चाहे नागरिक हो या विदेशी को मनमाने और अत्यधिक दंड से 3 प्रकार के संरक्षण मिलते हैं। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आर्टिकल 20 में। तो 3 तरह के संरक्षण कौन कौन से हैं। एक है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी व्यक्ति को केवल तत्कालीन लागू कानून के उल्लंघन पर ही दंडित किया जा सकता है, नए कानून से पहले कृत्यों को नहीं, केवल आपराधिक मामलों में, नागरिक कर मामलों में नहीं। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो उसने जुर्म किया है, तो वो जुर्म का डिसाइड किससे होगा कि वहाँ लॉ में या कानून की बुक में उसमें बारे में लिखा है कि इस व्यक्ति ने इस कानून का जुर्म को करने पर ये सज़ा मिलेगी। अब मान लो उस व्यक्ति के जुर्म के बारे में लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाद में उसके बारे में कानून बनता है, तो ऐसे नहीं, जिस समय पर जिसने जो जुर्म किया है, कि अगर हम इसको सिंपल रूप में समझें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे जिस डेट में जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उसके लिए कानून में जो सज़ा लिखी हुई है वही उसको मिलेगा। अब मान लो आज की डेट में किसी ने व्यक्ति ने कोई कार्य किया, तो और 2 साल बाद कोई उस कार्य के लिए कानून बनता है जिसमें सज़ा क्या है लिखी जाती है, तो उस टाइम पे उसके संबंध में कोई कानून नहीं था, जो उस टाइम पे जो सज़ा लिखी है वही है। संशोधन के बाद में 4 साल बाद चाहे कुछ भी कानून बने, उसमें कुछ भी सज़ा हो, तो वो उसको लागू नहीं होगी। सिंपल ये है कि जिस डेट में जिसने जो जुर्म किया है उसी डेट में जो कानून में लिखा हुआ वही उसको सज़ा मिलेगी। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब है दोहरे दंड से मुक्ति, कि एक बार व्यक्ति को जिस जुर्म के लिए सज़ा मिल गई तो उसको बार बार सज़ा उस पर नहीं मिल सकती। अब है स्व अभिशंसन से संरक्षण, किसी भी अपराध के अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्षी या गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कि जैसे पुलिस वगैरह टॉर्चर करे कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो, ये जुर्म कबूल करो, तो ये मंजूर नहीं है। कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कि अगर विधि में लिखा हुआ कि इस जुर्म को करने पे आपको मृत्युदंड मिलेगा तो ही उसे वंचित किया जाएगा, और भी किसी प्रकार से नहीं। अब ऐतिहासिक मामले देख लेते हैं आर्टिकल 21 के लिए जो आए थे। पहला आता है गोपालन मामला 1950। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और केवल कार्यपालिका के मनमाने कार्य के विरुद्ध संरक्षण किया कि कार्यपालिका जो मनमाए वो नहीं कर सकती है, जो कानून में लगा है उसी आधार पर सजा होगी। फिर आता है मेनका गांधी मामला 1978। न्यायालय ने व्यापक व्याख्या करते हुए विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत स्वीकार किया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। न्यायालय ने माना कि जीवन का अर्थ केवल जैविक
अस्तित्व से नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन से है, कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। तो इसमें क्या है, सिर्फ वो जी रहा है ये नहीं, उसको गरिमापूर्ण जीवन मिले, मतलब उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा मिले। तो इसी के बेस पे मान लो किसी की बाइक है और वो बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन कर रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो आप उसको टोक सकते हो कि भाई ये पॉल्यूशन मुझको नुकसान पहुंचा रहा है, और आर्टिकल 21 मिला है हमको कि हम गरिमापूर्ण या इन्वायरमेंट अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। तो ये क्या है, इलीगल हो जाता है कि ऐसे कोई आदमी दूसरे के जीवन में मतलब ख़राब करे। तो सर गवर्नमेंट ने क्या माना है, न्यायालय ने, कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल कुछ अधिकार, निजता का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में बताया गया निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टुस्वामी केस 2017, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इसमें दिया गया है, मतलब इसको विस्तृत किया गया है। शुरू में तो सिर्फ इतना लिख रहा है कि दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, लेकिन बाद में ये बहुत सारे केस वगैरह हुए, तो न्यायालय इसको धीरे धीरे और भी अधिकार इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं। तो जैसे पहले आता है निजता का अधिकार, कि हर व्यक्ति को अपने प्राइवेसी का अधिकार है, और पुट्टुस्वामी केस में किया बोला गया था 2017 में। अब मैं आपको बता रहा था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, मेनका गांधी केस में बोला गया था। तो आर्टिकल फिर 21A आता है, राइट टू एजुकेशन। इसको अमेंडमेंट या संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो आर्टिकल 21A में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य। तो इसमें क्या है सर, निःशुल्क शिक्षा मिलती है। संवैधानिक संशोधन, यह प्रावधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, इसको आपको याद रखना है। इसी को लागू करने हेतु संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। तो ये सब मोस्ट हैं, आपको देखना। आर्टिकल 21A में बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। फिर ये अमेंडमेंट कौन सा था या संशोधन कौन सा था, तो वो था 86वां संविधान संशोधन 2002, और फिर RT एक्ट लाया गया था इसी के लिए 2009 का, और लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 22, निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण। तो आर्टिकल 22 के 2 भाग हैं, साधारण विधि के तहत हिरासत व निवारक, और निवारक निरोध के तहत हिरासत। तो इसको हम दोनों को ही अच्छे से समझेंगे। तो साधारण हिरासत के तहत अधिकार क्या क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, पहली बात तो कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार है, और 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है, कि कोई मान लो पुलिस पकड़ता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या उसमें यात्रा का समय इंक्लूड है, तो नहीं, यात्रा के समय को छोड़कर। अब निवारक निरोध क्या होता है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। निवारक निरोध ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति पर आशंका है कि ये व्यक्ति जुर्म कर सकता है, तो जुर्म करने से पहले ही व्यक्ति को क्या है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो क्या निवारक निरोध होता है। बिना अदालत के मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेना, इसके तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में लिया जा सकता है, और इससे आगे लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड अवधि बढ़ाने की सिफारिश ना करे। तो 3 महीने से अगर अधिक तक ये निवारक निरोध के तहत अरेस्ट रखना है, तो सलाहकार बोर्ड से लेना पड़ेगा सिफारिश, तो पुलिस रख सकती है। इसके आगे हम देखते हैं। तो फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 में हम देखेंगे शोषण, मतलब अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको देखते हैं, अनुच्छेद 23 को देखते हैं पहले, कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। कि मानव का दुर्व्यवहार मतलब उसको मतलब इलीगल रूप से व्यापार करना, बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम करवाओ, पैसे नहीं देते हैं, या किसी भी प्रकार के बलात्श्रम, फोर्स काम करवाना को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, राज्य तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। वैसे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, मूल अधिकार, वो राज्य के प्रमुख रूप से राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ अधिकार इसमें ऐसे हैं जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं। तो ये जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो प्रतिषेध है, ये दोनों के विरुद्ध है। अपवाद क्या है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जैसे अनिवार्य सैन्य सेवा, समाज सेवा, अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो राज्य मतलब सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए इसको लागू कर सकता है, कि किसी से श्रम लेना, जैसे आक्रमण होता है, फौज होता है, तो कोई फौजी होता है वो बोले कि मुझे नहीं ये जॉब करनी है, तो उसमें बलात्श्रम मतलब करवा सकता है कि देश की सेवा के लिए आप ये करो। अब आर्टिकल 24 देखते हैं हम, कारखानों आदि में बाल श्रम का प्रतिषेध। कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान व अन्य जोखिम भरे कार्यों के नियोजन नहीं किया जा सकता।
कि कोई बच्चा है, उसकी आयु 14 वर्ष है, तो उसको ऐसे खतरनाक जो होते हैं डेंजरस कारखाने, खान या जोखिम भरे कार्यों में नियोजन नहीं किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता है। और बाल श्रम प्रतिषेध विनियम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सभी व्यवसाय रोजगार में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए 14 वर्ष से कम आयु, अभी क्या किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी तरह के व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता। ये किसके तहत हुआ है? संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। इसके बाद हम आगे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता कितने से कितने तक है? तो वो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आपको याद रखना आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। तो पहले देखते हैं हम आर्टिकल 25। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान अधिकार है। कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने अंतःकरण से किसी को भी मान सकता है और धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, सबको फ्रीडम है। और आचरण कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। प्रचार का अधिकार, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, लेकिन धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्तन इन्फ्लुएंस करके उसे धर्मांतरण करवाए, एक धर्म से दूसरे धर्म में करवाए, तो ये क्या इलीगल है। कृपाण धारण करना, सिर्फ धर्म के अनुयायियों द्वारा कृपाण धारण करना, लेकर चलना धर्म के आचरण का अंग माना गया है। तो कृपाण किसे कहते हैं? कि जो उनकी तलवार वगैरह जो होती है तो वो उसके साथ में, और वो अपना पगड़ी पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो ये सब क्या है, उनके धर्म का पार्ट है। तो इसको धर्म के आचरण का अंग माना गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय किस या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं कि धार्मिक व पूर्त आयोजनों के लिए संस्था की स्थापना करना, पोषण का अधिकार, अपने धर्म विषयक मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, जंगम व स्थावर संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व का अधिकार। तो इसमें ये बोला गया है कि आप धर्म के कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, आप संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, उसको स्वामित्व कर सकते हैं और संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो ये उसमें दिया गया है धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। धर्म की स्वतंत्रता में 2 आर्टिकल बचते हैं। तो पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 27। इसमें बोला गया है धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के समुदायों से स्वतंत्रता। तो इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु नियुक्त होती है। राज्य कर टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन शुल्क ले सकता है। तो इसको समझेंगे हम कि किसी व्यक्ति को ऐसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म के लिए दान दो या फिर टैक्स दो, तो ये गलत है। और राज्य क्या है, टैक्स नहीं लगा सकता धर्म में, पर उनसे क्या शुल्क ले सकता है, फीस लगा सकता है। तो आर्टिकल 28 देखेंगे जो लास्ट है इसका, कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसमें वो बोला गया है कि जो राज्य निधि, जिस मतलब शिक्षण संस्थान में क्या राज्य पैसे लगा रही है पूर्णतः, तो उसमें क्या है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, एक पंथनिरपेक्ष राज्य है जिसके अंतर्गत सभी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब संस्था का प्रकार देखेंगे आर्टिकल 28 में क्या है। इसमें 2-3 प्रकार की होती है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्था एक, तो उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। अब है राज्य द्वारा स्वीकृति या सहायता प्राप्त संस्थाएं, मतलब राज्य द्वारा उसको स्वीकृति मिल चुकी है और राज्य उसको थोड़ा बहुत सहायता भी करता है। तो इसमें ऐच्छिक आधार पर कि व्यक्ति को अगर पसंद है तो वो प्रेम में उपस्थित हो सकता है उस धर्म में, कि प्रेम में किसी भी धर्म की में, और उससे पसंद नहीं है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब ये होता है 3rd नंबर का कि ऐसे न्यास या ट्रस्ट द्वारा स्थापित जो राज्य द्वारा प्रशासित हो। तो मतलब कोई ट्रस्ट उसे स्थापित करती है। तो धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, जैसे मदरसे चल रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो इनमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब देखते हैं हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो हमारे मूल अधिकार थोड़ा देर में ख़त्म होने वाले, तो आप इस क्लास को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आप भरोसा रखिए कि ये क्लास बहुत ही सुपर क्लास है और बहुत ही मेहनत करके लक्ष्मीकांत से बनाया गया है। तो इसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ बताई हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो चलो इसको आगे पढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30। तो 29 में देखेंगे हम अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। कि जैसे अल्पसंख्यक हैं, उनकी क्या अपनी भाषा होती है, अपनी लिपि होती है, अपनी संस्कृति होती है, तो उसको बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से
केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह चलते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, कोई भी उसकी जाति हो या भाषा हो। ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के सभी वर्गों को, बहुसंख्यकों को भी ये शामिल करता है। कि इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है कि उनको प्रवेश से मना किया जा सकता है, बहुसंख्यकों को भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी बहुसंख्यक वर्ग का हो। तो ये क्या है, हितों का संरक्षण है, आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 30 देखेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब मान लो अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके बहुत ही थोड़े बहुत लोग रहते हैं इंडिया में, तो उनको क्या अपनी शिक्षा संस्था की स्थापना करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और उन प्रशासन करने का अधिकार होगा। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा आए ना कि क्या इसे संविधान परिभाषित किया गया है, तो 99% वो गलती होता है। संविधान पहले ही एक बहुत बड़ा पुस्तक है, प्लस में इसमें हर चीज़ को परिभाषित करेंगे तो कितना बड़ा बल्कि बन जाएगा, इसलिए उसमें किसी भी चीज़ को मोस्टली 99% चीज़ों को परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ देता है, तो आपको अगर याद भी ना हो तो आप उसमें नो लगा सकते हैं कि नहीं किया गया है। 99% यही सही होता है। भारतीय संविधान केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, एक तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। तो समझेंगे कि धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हुआ कि उसके धर्म के कुछ लोग ही रहते हैं, या फिर भाषाई आधार पर कि उनकी भाषा के समुदाय कम्युनिटी बहुत ही कम लोग रह गए। तो आर्टिकल 30 भी हमने कर लिया है पूरा। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम आर्टिकल 32 देखते हैं। 31 तो हटा ही दिएगा, संपत्ति का अधिकार है, आपको जैसे पता ही है, क्योंकि आजकल वर्तमान में क्या है, 6 मूल अधिकार हैं। पहले क्या है, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो मूल रूप से कितने थे, 7 अधिकार थे। अब 32 देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको इतना मेहनत करके पहले लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, फिर उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, और ये कंटिन्यूस अपना सीरीज चलेगी। एम लक्ष्मीकांत के बाद हम दूसरा और जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी फीडबैक आप मुझको देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी शायद कल को अगर ठीक रहा तो एक डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ और भी अच्छे से आपको ये मैं पढ़ा पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है। यह मूल अधिकारों के उल्लंघन या उनके परिवर्तन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 32 में हम क्या देखेंगे कि स्वयं अपने आप में एक मूल अधिकार है। तो यह मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर उनके परिवर्तन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है। कि जैसे मान लो हमारे किसी भी मूल अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 हमको बताता है। 32। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर का प्रसिद्ध कथन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो उन्होंने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाता है, तो मैं इसके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय है, ये मोस्ट है। तो BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे बोला है, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 को। तो उच्चतम न्यायालय की रिट व अधिकारता है। तो इसमें क्या है, रिटें 5 प्रकार की। कितनी रिटें, 5 प्रकार की, याद रखना है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 मतलब उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वो कौन कौन सी रिटें जारी कर सकते हैं। तो पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हैबस कॉर्पस। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए। तो इसका उद्देश्य और अनुप्रयोग हम देखते हैं। किसी अवैध रूप से हिरासत लिए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु यह सार्वजनिक और निजी निकायों के खिलाफ जारी की जा सकती है। कि किसी व्यक्ति को अगर मान लो हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे कोर्ट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, और ये सार्वजनिक और निजी दोनों निकायों के खिलाफ जारी होती है। अब देखते हैं परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु यह जारी किया जाता है। यह निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है, गैर संवैधानिक निकाय, राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ जारी इसको नहीं हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं कि परमादेश का मतलब क्या होता है, कि हम आदेश देते हैं। तो ये क्या, सिर्फ सार्वजनिक अधिकारी ना, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों को पालन करने हेतु जारी किया जाता है। जैसे मान लो कोई सार्वजनिक अधिकारी है, वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है,
तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर सकता है कि परमादेश, और ये निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक निकाय, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। तो ये केवल और केवल सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जारी होगा जब वो अपना कार्य नहीं कर रहा हो। अब देखते हैं प्रतिषेध, रोकना या मना करना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ। तो ये क्या प्रतिषेध, इसका हम सिंपल में समझते हैं कि कोई उच्च न्यायालय है तो उसके अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं या फिर न्यायाधिकरण होते हैं छोटे छोटे, तो वो क्या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के भी केस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं या करते हैं। तो उनको क्या उच्च न्यायालय, उनसे जो उच्च न्यायालय है वो उनको ये रिट जारी कर सकता है, उनको मना कर सकता है। तो ये केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। अब फोर्थ नंबर की या चौथे नंबर की हम देखते हैं उत्प्रेषण, प्रमाणित होना या सूचना देना। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले को स्थानांतरित करने, उनके आदेश को रद्द करने हेतु ये क्या किया जाता है। तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला लंबित है उसको स्थानांतरित कर सकता है या उसके आदेश को रद्द कर सकता है। तो इसे वरिष्ठ न्यायालय कर सकता है अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, कि कोई उसमें मामला काफ़ी लंबे टाइम चल रहा है और नहीं हो रहा है तो उसको क्या है किसी और जगह स्थानांतरित कर दे। और ये निवारक और सुधारात्मक दोनों तरीके से किया जा सकता है। और आर्टिकल 5 मतलब इसमें क्या है, 5 नंबर का पॉइंट आता है, 5वें नंबर का अधिकार परीक्षा, किसी प्राधिकार या वारंट से किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध व अनाधिकृत दावे की जांच कराने हेतु। कि कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लेता है और उसने अवैध ग्रहण किया है फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के, तो उसके दावे की जांच कराने हेतु ये जारी किया जाता है। अब इसके आगे हम इसको देखेंगे। एक बार जो ये रिटेन इनको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। तो पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, बोला जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया है तो उसको कोर्ट के सामने उपस्थित कराया जाए, और ये निजी और प्राइवेट या मतलब गवर्नमेंट दोनों निकायों के प्रति हो सकता है। परमादेश हम आदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति है अपने कानूनी कर मतलब सार्वजनिक व्यक्ति होना चाहिए गवर्नमेंट, तो वो कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध में क्या रोकना है, मना करना, कि उच्च न्यायालय का अपने अधीनस्थ न्यायालय को मना कर सकता है कि भाई तुम्हारे जो क्षेत्र से बाहर के केस हैं उनको तुम ना करो। उत्प्रेषण ये होता है कि वरिष्ठ न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले को स्थानांतरण कर सकता है। और अधिकार परीक्षा ये है कि कोई व्यक्ति इलीगल रूप से सार्वजनिक पद पर कब्जा कर लेता है या अवैध रूप से उसका उपयोग करता है तो उसको जारी की जा सकती है जांच के लिए। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 32 बनाम आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। तो इनकी दोनों की पावर है। तो उच्चतम न्यायालय क्या है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है पूरे भारत में लागू। और आर्टिकल 226 में क्या है, जो मूल अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस मामले में उच्च न्यायालय का दायरा विस्तृत है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बताइए रिट के मामले में किसका दायरा विस्तृत है या किस में पावर ज़्यादा है, तो वो हाई कोर्ट में ज़्यादा है। वो मूल अधिकारों के लिए तो कर भी सकता है पर साथ साथ में वो सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। अब देखते हैं सैन्य बल आपातकाल के समय अनुच्छेदों के साथ क्या क्या होता है आर्टिकल 33, 34 और 35 में। तो इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 33 पढ़ते हैं पहले। सशस्त्र बल या मूल अधिकार। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं के सदस्य मूल अधिकारों को सीमित प्रतिबंधित कर सके ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें, अनुशासन बनाए रख सकें। यह शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। तो इसको हम समझते हैं कि संसद को यह अधिकार है, जैसे अपने क्या है फौजी हैं, मिलिट्री मैन है ना, या गुप्तचर हैं जैसे अपनी रॉ है, रॉ के एजेंट वगैरह, तो उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको खुफिया रखनी पड़ेंगी, आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश की सुरक्षा पर बात आ सकती है। तो यह शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है। अब आर्टिकल देखते हैं 34 मार्शल लॉ, सैनिक लॉ, सैनिक शासन या मूल अधिकार। ये राष्ट्रपति शासन से भिन्न होता है। इसका मतलब सिंपल है कि कोई एक क्षेत्र है जैसे नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ क्या क्राइम ज़्यादा हो गया है तो वहाँ क्या है सैनिक लॉ लग जाता है, वहाँ आर्मी घूमती है और जो भी कुछ दिखता है तो वो कार्रवाई करते हैं। जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो संसद कानून बनाकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यवस्था रखने के लिए किसी कार्य को वैधता प्रदान कर सकती है और मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकती है। कि किसी जगह पर मार्शल लॉ लग जाता है जहाँ पे मतलब सैनिकों का शासन हो जाता है तो वहाँ पे भी आर्टिकल मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब आर्टिकल 35 देखेंगे, ये लास्ट है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान।
भाग 3 में कुछ विशिष्ट अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी, ताकि पूरे भारत में एक रूपता बनी रहे। राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं होगी। तो इसमें ये बोला गया है कि भाग 3 के कुछ विशिष्ट अधिकार हैं, उन पे कानून सिर्फ संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में ही वो लागू होंगे, संसद बनाएगी तो, और एक रूपता बनी रहेगी। तो इसमें जैसे इसको याद रखना नहीं है, फिर भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आर्टिकल 16(3) आता है, आर्टिकल 32(3) आता है, आर्टिकल 33 आता है, आर्टिकल 34 आता है। दंडनीय अपराधों हेतु दंड का निर्धारण, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, इनको याद नहीं रखना, बस ये याद रख लीजिए कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन पे संसद ही कानून बना सकती है। अब आर्टिकल जब हमारे हो जाते हैं मूल अधिकार खत्म, पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, लैंडमार्क वाद हुए हैं, उनको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रमुख संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन होता 1951 में। तो 9वीं अनुसूची आई थी, 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हेतु विशेष प्रावधान किया गया आर्टिकल 15(4) के तहत। 44वां अमेंडमेंट, इसमें संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को हटाया गया, हमने पहले भी पढ़ा है। राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 20 और 21 को गैर निलंबकारी बनाया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन में ही हुआ था 1978 में, कि आर्टिकल 31 संपत्ति अधिकार हटा दिया और आर्टिकल 20 और 21 उनको गैर निलंबनीय बना लिया कि वो कभी भी उनको हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 2002, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या है, आर्टिकल 21A जोड़ा गया और शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या, सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19(1)(c) में शामिल किया गया। अब आता है 1 से 3वां संविधान संशोधन 2019 EWS, तो इनके लिए 10% का आरक्षण दिया गया। 15(6) में आता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में, और 16(6) में आता है शैक्षणिक मतलब सरकारी जो नियोजन में कोई रोजगार वगैरह में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, उसको भी क्विक रिवीजन करते हैं। अब इसमें क्या है, ऐतिहासिक लैंडमार्क वाद, कि जो प्रमुख केस हुए हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दिया है, तो वो क्या क्या बोला है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला देखिए, शंकरी प्रसाद मामला 1951, संसद में मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये 1951 में एक विवाद हुआ था शंकरी प्रसाद, तो इसमें बोला गया कि संसद क्या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आज़ादी के बाद ये लड़ाई शुरू हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद बड़ी है, संसद क्या क्या कर सकती है, संसद में कितनी पावर है। तो यह लास्ट में जाकर लड़ाई बंद होती है कहाँ पे, केशवानंद भारती, जब वो बेसिक स्ट्रक्चर आता है। तो उसी पे ये चल रही है कि शंकरी प्रसाद में बोल दिया गया 1951 की संसद क्या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर आता है गोलकनाथ मामला 1967, मूल अधिकार पवित्र और अपरिवर्तनीय, संसदन में संशोधन नहीं कर सकती है। एक बार बोल दिया शंकरी प्रसाद में कर सकती है, गोलकनाथ में बोल दिया नहीं कर सकती है। फिर आता है केशवानंद भारती 1973, इसने ये लास्ट में बोला कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में ही मेन पावर रह गई, क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, ये कहीं भी नहीं बताया गया है। समय समय पर केस के साथ ये निकल के आता है और बाद में हम पढ़ेंगे, तो इसके जो अब तक का क्लियर हुआ है वो बताएंगे कि इस मूल ढांचे के अंतर्गत किसको रखा गया है। अब आता है मेनका गांधी मामला 1978, अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया को स्वीकार किया गया, विदेश जाने के अधिकार को शामिल किया गया। अब फिर आता है मिनर्वा मिल 1980, संविधान के मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को मूल ढांचा घोषित किया गया। तो ऐसी केस बाद में क्या मूल ढांचे की परिभाषा निकल के आई है। जैसे इस मिनर्वा मिल्स में बोला था 1980 में कि भाई मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ये मूल ढांचे का अंग है। फिर आता है इंदिरा साहनी 1992 में, ओबीसी आरक्षण 27% को वैध ठहराया गया और कुल आरक्षण सीमा कितना तय की गई, 50%। क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया, बहुत मोस्ट है, याद रख लो। इंदिरा साहनी 1992 में 3 चीज़ें, इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण वैध ठहरा दिया, कुल आरक्षण सीमा 50% रख दी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है विशेष परिस्थिति को छोड़कर, और क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि मतलब जिसके पास ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हैं तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। पर EWS इसको उल्लंघन करता है, 50% 10% एक्स्ट्रा है तो 60% हो जाता है आरक्षण। तो इसमें बोला गया था विशेष परिस्थिति को छोड़कर, तो अब विशेष परिस्थिति मान लिया गया आर्थिक को, इसलिए EWS लागू हो गया। अब देखते हैं KS पुट्टीस्वामी, तो 2017 में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये KS पुट्टीस्वामी 2017 में बोला गया था। अब ये लास्ट स्लाइड है, तो इसके अंतर्गत हम परीक्षा उपयोगी जो क्विक रिवीजन 1 लाइनर होते हैं
10-5 क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। फिर आपका मूल अधिकार बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आपका गारंटेड सही होगा। ऐसे ही करके हम पूरी लक्ष्मीकांत करेंगे। तो चलो इनको देखते हैं कि मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ है। तो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 को क्या बोला गया है? भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए किन से प्राप्त हैं? 15-16, बीच में 19, फिर 29-30। 15-16, 19, 29-30। आपातकाल के दौरान भी किसी को निलंबित नहीं होने वाले अनुच्छेद कौन से हैं? 20 और 21। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 3 से का के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, जो एक निरपेक्ष अधिकार है, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है इसके बेस पे। शिक्षा का अधिकार 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया? लागू। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया था? हृदय और आत्मा किसकी? संविधान की। तो इसको याद रखना, मोस्ट है ये सभी। अनुच्छेद 32 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। दोनों आर्टिकल बहुत मोस्ट हैं। 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, याद रखो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, याद रखो। मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती केस में 1973 में बोला गया, बहुत वेरी मोस्ट। आर्टिकल 13 प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, मोस्ट। अनुच्छेद 25 में प्रचार का अधिकार शामिल है, लेकिन धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, केवल 2 अधिकार माने गए हैं, धार्मिक और भाषाई आधार। तो परिभाषा संविधान में किसी भी चीज़ की नहीं दी गई है। आप मतलब 99% इसको गलत ही करें कि परिभाषा दी गई है, नहीं दी गई है, किसी भी चीज़ की नहीं दी गई है। तो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, मतलब कुछ 99% आप इसको आंख बंद करके कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की परिभाषा नहीं दी गई। 99% आपका सही ही होगा, ये ट्रिक्स मान लो आप इसको। तो देखिए हमने मूल अधिकार बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपका अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें और आपका ये एम लक्ष्मीकांत सीरीज़ को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद और भी स्टैंडर्ड बुकें उनको भी हम करेंगे। तो अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सारे PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। 2-3 दिन में मैं टेलीग्राम बनाने की सोच रहा हूँ, उस पर आपको सबको ये जो भी व्यवस्था रहेगी वैसे ही प्राप्त कर दी जाएंगी। और बाद में MCQ रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन वो सब वगैरह करेंगे। तो आपको अगर वीडियो में कुछ कमी लगता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं और लाइक करें, एक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।